सिंप्लीफाइड जीएस इंग्लिश के ऑनलाइन ट्यूटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। दोस्तों एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हम पढ़ चुके हैं कि वही एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट जो है वो प्रदान होता है, सब्जेक्ट मेन होता है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रदान होता है यानी ऑब्जेक्ट मेन होता है। यहाँ पर ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट पहले आता है, और पैसिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट वाक्य के एंड में बाय लगाकर लिखा जाता है, जबकि ऑब्जेक्ट सबसे आगे आता है। तो ये एक जनरल सी बात है जो आपको बताई थी। साथ ही साथ कुछ आपको नियम भी बताए थे या कुछ आवश्यक बातें ही बताई थी कि जैसे कि अगर आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलाव करते हो तो पहली बात तो ये है कि हम उसमें सब्जेक्टिव केस को हम ऑब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में बदलते हैं। दूसरी बात ये है कि पजेसिव केस को नहीं बदला जाता है। तीसरी बात ये है कि उसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, और जो आपकी वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार आती है। केवल 8 टेंसों का एक्टिव से पैसिव बनता है। आपके अगर मॉडल्स आते हैं तो उनके साथ भी जोड़ते हैं। ये सारे नियम आपको पिछली क्लास में बताए थे। आज की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों, जब हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो अभी जो पहली जो लाइन पढ़ी थी हमने कि सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्ट केस में बदलते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पजेसिव केस क्या होता है, तभी हम उसको समझ पाएंगे कि हमको करना क्या है। दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर प्रोनाउन की टेबल को हम बनाने जा रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन की टेबल होती है, और पर्सनल प्रोनाउन की टेबल में जो आपके पर्सन के हिसाब से वो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन दोस्तों ज़्यादातर वो 3 तरह के काम में आते हैं, इसलिए हम केवल 3 तरह के बताएंगे। देखिए एक होता है आपका सब्जेक्टिव केस, और जैसा कि नाम से ही आपको पता है इसका अर्थ निकल रहा है सब्जेक्टिव यानी कर्ता, कर्तवाच्य या कर्ता कारक। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा और संस्कृत में भी पढ़ा होगा कर्ता कारक, ठीक है। इसी तरह से आपका होता है आपका पजेसिव केस। दोस्तों उसको बोलते हैं अधिकरण कारक या संबंध कारक कह सकते हैं आप, उससे बढ़िया तो, क्योंकि और इसी तरह से एक और होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, तो इसका मतलब हो गया कर्म कारक। दोस्तों आप ये अच्छी तरह समझ पा रहे हो कि जैसा कि नाम से पता चल रहा है वैसा इनका काम भी होता है। ये अगर सब्जेक्टिव केस है तो ये सब्जेक्ट का कार्य करेगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये आपका पजेसिव केस है यानी संबंध कारक है तो ये संबंध बताने वाले शब्दों का काम करेगा। अब ये आप पहले से जानते हो, बस आपको ऐसा अभी लग रहा होगा कि यार सर कुछ नई चीज़ बताने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बेसिक सी बात है, आपने बहुत पहले पढ़ रखा था, बस केवल शब्द आपको नए नए लग रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा आई, तो आप देख करके तुरंत समझ जाओगे अरे यार आई तो अपना पुराना फ्रेंड है, हर जगह पढ़ा आई, तो आई तो मैं कहता ही रहता हूँ हमेशा। तो आई का मतलब मैं, ठीक है। इसका जो पजेसिव होता है वो माई यानी मेरा, और इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मी यानी मुझे। तो इनमें से ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो आप ना जानते हो, ना इनका यूज ना करते हो, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है। इसी तरह से आपका देखिए वी का मतलब होता है हम, और इसी का पजेसिव अगर अपन देखें तो अवर यानी हमारा, हमारी, और अगर इसका ऑब्जेक्टिव केस देखें तो उसको बोलते हैं अस यानी हमें। तो देखिए दोस्तों इसमें कोई भी नई बात नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आप ध्यान दीजिए ये जो दोनों होते हैं ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, ये आपको याद रखना है अच्छे से, क्योंकि ये आगे आप जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे तब ये काम में आने वाला है, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं केवल आई और बी। अब जरा नीचे हम लिख रहे हैं बीच में अलग से यू अच्छी तरह जानते हैं, यू का यूज आप बहुत करते हैं अपने लाइफ में। योर का भी बहुत ज़्यादा यूज करते हो, तुम्हारा, ठीक है। नया कुछ भी नहीं है, वही पुरानी बातें हैं, बस केवल इनको हमने आज नया नाम दे दिया तो आप थोड़ा चक्कर खाने लगे कि ये सब्जेक्टिव केस हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव केस हैं, और ये आपके पजेसिव केस यानी संबंध कारक हैं, जबकि आप अच्छी तरह से इनको जानते हो। बहुत ही जनरल वर्ड्स हैं। ये आपके सेकंड पर्सन है, ये ध्यान रखना आपको। ये क्या है? सेकंड पर्सन है, ओनली वन। ये आपका अकेला ये सेकंड पर्सन है। अब एक और देखिए ग्रुप, जैसे कि आपका ही, इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं आपने बहुत ही ज़्यादा। जब आप पैराग्राफ लिखे थे अपने दोस्त के बारे में, सचिन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ वेरी गुड, ऐसा आपने वाक्यों को लिखा, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग,
ऐसे शब्दों का आपने खूब इस्तेमाल किया है, तो नया कुछ भी नहीं है इसमें। ही, हिज यानी उसका, उसकी, हिम यानी उसे, ठीक है। आगे इसी को देखिए, सी, इसी का जस्ट अपोजिट जेंडर है ये। सी का मतलब वह, सी, और इसका पजेसिव हो जाएगा हर, उसका या उसकी, ठीक है ना। और इधर देखिए, हर, उसका या उसे, ठीक है। आगे देखिए आपका दे का मतलब वे, देयर यानी उनका, और देम का मतलब उन्हें। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने ये 4 वर्ड्स लिखे हैं, सॉरी इसमें एक इट नहीं लिखना भूल गए, इसको लिख लेते हैं। इट्स यानी यह है, इट्स का मतलब इसका, और इट का मतलब इसे। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये आपके 4 जो हमने अलग से वर्ड्स लिखे हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने इनको अलग से शो कर रखा है। ये सारे के सारे थर्ड पर्सन हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है दोस्तों कि ये जो पूरा है, पूरा का पूरा, ये फर्स्ट पर्सन ही कहलाएगा। ये जो यू के साथ में जो पूरे हैं वो सब सेकंड पर्सन कहलाएंगे, और ही, सी, दे और इट ये पूरे के पूरे थर्ड पर्सन कहलाएंगे। कई बच्चे क्या सोच लेते हैं कि भाई आई फर्स्ट पर्सन है और माई सेकंड पर्सन है और मी थर्ड पर्सन। नो, आई का पूरा परिवार फर्स्ट पर्सन ही कहलाएगा। क्या मम्मी पापा बच्चे अलग अलग फैमिली के हो सकते हैं? होते हैं क्या? कि मम्मी कोई अलग अलग, पापा कोई अलग और उनके बच्चे कोई अलग, तो ये मम्मी पापा बच्चे हैं। क्या है ये? मम्मी पापा और मम्मी पापा और मम्मी पापा और मम्मी पापा और मम्मी पापा और, तो आप ये सोच लीजिए इनका परिवार अलग नहीं हो सकता। अगर मैंने आपसे आई कहा तो भी फर्स्ट पर्सन है, अगर उसमें मैंने माई कहा तब भी फर्स्ट पर्सन है, और मैंने मी कहा तो भी क्या कहलाएगा? फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। अगर मैंने कहा वी तब भी फर्स्ट पर्सन है, अगर मैंने आपसे कहा अवर तब भी फर्स्ट पर्सन है, और अगर मैंने आपसे अस कह दिया तब भी फर्स्ट पर्सन है। तो ये पूरा फर्स्ट पर्सन की फैमिली है 2। अब ये फैमिली अकेली सेकंड पर्सन की है। इसमें ये मम्मी है, ये पापा हैं और ये उनके बच्चे हैं। तो यू भी फर्स्ट पर्सन है, सॉरी यू भी सेकंड पर्सन है, योर भी सेकंड पर्सन है, और यू भी सेकंड पर्सन है। इसी तरीके से ही थर्ड पर्सन, हिज भी क्या कहलाएगा? हिम भी क्या कहलाएगा? थर्ड पर्सन, क्योंकि मम्मी पापा बच्चे। सी हर, हर वही आपके मम्मी पापा बच्चे, ये भी आपके क्या कहलाएंगे? सब थर्ड पर्सन कहलाएंगे। आपसे अगर मैं पूछूं डायरेक्ट देयर क्या है, तो आपका जवाब होगा थर्ड पर्सन। मैंने आपसे पूछ लिया अचानक से देम क्या है, तब भी आपका जवाब होगा थर्ड पर्सन। मैंने आपसे कहा दे, तो वही थर्ड पर्सन। मैं आपसे कहूँ ही, कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। अगर मैं आपसे कहूँ हिज, कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। अगर मैंने आपसे कह दिया आवर, कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। कौन सा है? क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन की फैमिली में आ रहा है पूरा। अगर मैंने आपसे कह दिया योर, कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। अगर मैंने आपसे यू कह दिया, कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन ही है। अगर मैंने आपसे माई कह दिया तो कौन सा पर्सन हो गया? तो कहने का मतलब ये है, आई और बी की पूरी फैमिली फर्स्ट पर्सन है, यू की पूरी फैमिली सेकंड पर्सन है, और ही, सी, दे और इट इनकी पूरी फैमिली जो हैं वो थर्ड पर्सन कहलाएंगी। ऐसा ना समझ लें कि आई फर्स्ट पर्सन, माई सेकंड पर्सन और मी, अरे भैया अलग अलग परिवार नहीं हो सकता कि मम्मी पापा अलग, बच्चे अलग अलग हो सकते हैं कि बिल्कुल, कि शर्मा जी और वर्मा जी और बच्चे और कोई से जी, समझ रहे हो? ऐसा नहीं होता है, एक ही परिवार होता है। तो आई, माई, मी ये पूरा एक ही परिवार है। तो ये दोनों फैमिली, आई और बी की फैमिली फर्स्ट पर्सन, यू की फैमिली सेकंड पर्सन, ही, सी, दे और इट की फैमिली थर्ड पर्सन कहलाती है। ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए।
अब ये तो मैंने पर्सन आपको इसलिए समझा है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ोगे तब ये पर्सन बहुत काम में आने वाले हैं। फिलहाल के लिए आपको अपन को क्या काम करना है, अभी हम पढ़ रहे हैं एक्टिव से पैसिव, तो हमको अभी इस टेबल का क्या यूज करना है ये भी आना चाहिए। आप क्या करना है, नियम क्या कह रहा है आपका पहला, कि हम जब एक्टिव से पैसिव में बदलते समय सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को वापस सब्जेक्टिव केस में बदलते हैं। यानी अगर आई दे रखा है तो हम उसको किस में बदलेंगे, मी में बदलेंगे। सही विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले, कि आई को किस में बदलेंगे, मी में बदलेंगे, मी वाले को वापस आई में बदलेंगे। अगर वी को हम किस में बदलेंगे, अस में बदलेंगे, अस को यू को किस में बदलेंगे, यू में, और यू को वापस यू में बदलेंगे। ही को किस में बदलेंगे, हिम में, और हिम को वापस ही में बदलेंगे। सी को किस में बदलेंगे, हर में, हर को वापस किस में बदलेंगे, दे को किस में बदलेंगे, और देम को वापस किस में बदलेंगे, इट को किस में बदलेंगे, इट में, और इसको वापस किस में बदलेंगे। तो ये आपको याद होना चाहिए, इधर वाले पूरे उधर वाले में बदलेंगे, उधर वाले वापस पूरे इधर वाले में बदल सकते हैं। अब बीच वालों का क्या होगा, अरे बीच वालों का कुछ नहीं होगा, उनको नहीं बदलते हैं, क्योंकि एक्टिव से पैसिव में बदलते समय पॉजेसिव केस को नहीं बदला जाता है। ये हमने नियम लिखा है। अगर आपने ये उतार नहीं पाया है तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको हम 2 मिनट का समय दे रहे हैं। फिलहाल के लिए ये आपकी जो इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी टेबल है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। आपको हम 2 मिनट का समय दे रहे हैं, आप उतार लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। मुझे उम्मीद है आपने उतार लिया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब एक और नई चीज़ पढ़नी है, हेल्पिंग वर्ब की टेबल। अरे भाई हेल्पिंग वर्ब की टेबल तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता पड़ रही है। हमको एक्टिव से पैसिव में दोबारा से पढ़नी पड़ेगी, है ना। एक्टिव से पैसिव के लिए अलग से आपको टेबल लिखनी पड़ेगी, जिससे कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। बिना टेंस की नॉलेज के भी आप उसको कर सकते हो। अगर आपको टेंस ठीक से भी नहीं आते हैं तो भी आप कर सकते हो, इसलिए वो एक टेबल अलग से लिखवाएंगे। और जो हमने हेल्पिंग वर्ब की टेबल टेंस के लिए पढ़ी थी वो अलग है। देखिए यहाँ पर
यह बोर्ड पर देख पा रहे हो, ये टेबल लिखवाई है आपको। एक तरफ एक्टिव वॉइस है, एक तरफ पैसिव वॉइस है। और दोस्तों केवल 8 लाइनें लिखवाई हैं, यानी 8 ही टेंसों का एक्टिव से पैसिव बदलेगा। और अगर कुछ बच्चे होशियारी